इस वक्त देश में एक ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है और वो लड़ाई आप जीतने के नज़दीक हैं, कोई उसमें मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अगर आप जीते हुए नहीं होते तो हरियाणा के साथ आपके यहाँ भी चुनाव हो जाता। सिर्फ हारने के डर से आपका चुनाव नहीं हुआ है। मैं हरियाणा से आया हूँ 3 दिन पहले, वहाँ 60 और 20 का आंकड़ा है। 60 जीतेगी कांग्रेस और 20 जीतेगी बीजेपी। आज ये हालत है वहाँ कि चीफ मिनिस्टर गांव में नहीं घुस पा रहा है, मंत्री गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, इनके लोग गांवों में नहीं जा पा रहे हैं और इतनी नाराजगी है लोगों में। और मोदी जी तो अगर चले जाएं बिना सिक्योरिटी के तो इनकी तो बहुत दुर्गति हो जाएगी। खैर, मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा। मैं जो काम की बात है वो करना चाहता हूँ और वो ये है कि इन्होंने पूरे देश को एक तरह से गिरवी रख दिया है अडानी के यहाँ पे। मेरा तो ये अंदाज है कि अडानी की जो दौलत है वो इन्हीं की दौलत है। और मैं जब गवर्नर था गोवा में तो मैंने इनको शिकायत की कि गोवा में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इन्होंने 3 दिन बाद खुद फ़ोन किया और कहा कि सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। मैं कहा आपने किससे तस्दीक की? तो इन्होंने एक आदमी का नाम बताया। मैंने कहा वो तो खुद सीएम हाउस में बैठ के पैसे लेता है। तो इन्होंने वहाँ कोई करेक्टिव एक्शन करने के बजाय तीसरे दिन मेरा तबादला कर दिया नॉर्थ ईस्ट में। तो मैं कन्विंस हो गया कि जहाँ जहाँ भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं वहाँ से जो पैसा आता है वो घूम फिर के अडानी के यहाँ चला जाता है। वरना हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग क्यों नहीं इतने मालदार हुए? जिस तरह की दौलत अडानी की बढ़ी है, किसी व्यापारी की बढ़ी है ना, किसी दुकानदार की बढ़ी है ना, किसी किसान की बढ़ी है। खैर वो ये जाने ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ये सब खुलासे हो जाएंगे और ये जल्दी से हम लोग निजात पा लेंगे। जो मूल बात है वो ये है कि इनको देश के बारे में बहुत चिंता नहीं है। पुलवामा का जिक्र आया, मैं बता देता हूँ। मैं उस वक्त गवर्नर था कश्मीर में। मुझे 11 बजे खबर मिली कि ऐसे ऐसे हो गया है। मैं वहाँ गया, मैंने देखा और वहाँ पे जाके जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ से 10 किलोमीटर के एरिया में 10 लिंक रोड मिलती थी, एक भी मैन नहीं थी, कहीं कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई बाहर का ट्रैफिक ना जाए। चूँकि जब हमारा स्टेट की फोर्सेस निकलती थी तो मैं उस दिन उस रास्ते को सिविल ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद कर देता था, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने इनको फ़ोन करने की कोशिश की, ये अपनी शूटिंग करा रहे थे कॉर्बेट पार्क में। 6 बजे इनका फ़ोन आया, सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ, 40 जवान हमारे शहीद हो गए। तो इन्होंने कहा कि आप अभी इस पे चुप रहिए। फिर आधे घंटे बाद मुझे एनएसए का फ़ोन आया, अजीत डोभाल का, मेरे साथ पढ़ते थे हम लोग। उसने कहा सतपाल भाई आप इस पे बोलिए मत, क्योंकि मैं एक आध चैनल को ही बता चुका था कि ये हमारी गलती से हुआ है। और वो हुआ इसलिए था हमारी गलती से कि सीआरपीएफ ने 5 प्लेन मांगे थे। 1000 लोगों का काफिला कभी सड़क के मार्ग से नहीं जाता है। उन्होंने कहा था हमको 5 प्लेन दे दीजिए, एक दिन में सब लोग चले जाएंगे। मैं तो जब वहाँ बच्चे बर्फ पड़ने की वजह से जम्मू में फंस जाते थे या श्रीनगर में, उनके लिए दिल्ली से जहाज किराए पे लेके भेजता था। वो मेरे बीच में नहीं था, मैं लूप में नहीं था। दैट वाज बिटवीन सीआरपीएफ एंड होम मिनिस्ट्री। 40 दिन तक उनकी एप्लीकेशन पड़ी रही और उसको रिजेक्ट कर दिया होम मिनिस्ट्री ने, उनको जहाज नहीं दिए, तब वो सड़क से चले। और इसके बाद भी जो एहतियात है वो नहीं बरती गई और 40 जवान हमारे इस सिटिंग डक की तरह मारे गए। अभी भी वहाँ यूपी में उनकी विधवाएं अदालतों के दरवाजे खटखटा रही हैं। कोई जांच आज तक उस पर नहीं हुई है। जब इन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा तो मैं समझा शायद कोई जांच करेंगे,
ये तो तीसरे दिन से दुनिया बदल दी इन्होंने तीसरे दिन से उसे चुनाव का मुद्दा बना दिया और लोगों से कहा कि जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना, और उसी पे ये चुनाव जीत गए। और आज तक भी उसकी कोई जांच नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से यहाँ मांग करता हूँ कि पुलवामा की जांच अभी तो कर लो, अभी तो देश को बता दो कि हमारे जवान क्यों मरे थे और किसकी गलती से मरे थे। और एक आदमी को सजा नहीं मिली है, किसी का हेड रोल नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई किसी तरह की कोई जांच उस पर नहीं हुई है। घमंड की कोई सीमा नहीं है। मैं जब ये किसान आंदोलन हुआ तो मैं उस वक्त गवर्नर था। मैंने 10 दिन सोचा कि ये 4 महीने से किसान पड़े हैं बॉर्डर पे, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। 10 दिन के बाद मैं इस नतीजे पहुंचा कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे बोलना चाहिए। मैं इस्तीफा अपनी जेब में डाल के इनसे टाइम लेके मिलने के लिए चला गया। गडकरी जी का मुझे रास्ते में फ़ोन आया, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ और आज मैं इस्तीफ़ा दूंगा। उन्होंने कहा गलती मत करना, ये मांगे तो देना, अपने से मत देना। खैर मैं मिलने गया और मैंने कहा साहब ये 40 दिन से किसान पड़े हैं, तो इनसे आप कोई बात तो कर लें। उन्होंने कहा नहीं सब चले जाएंगे। फिर मैंने कहा आप ना करें, किसी मिनिस्टर को कह दें, किसी और संगठन के आदमी को कह दें कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप चले जाएंगे। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कहा कि देखिए साहब, आप इनको जानते नहीं है, ना सिखों को ना जाटों को, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, ये ऐसे जाए। वो मेरी शक्ल देखने लगे। मैं कहा इन सिखों के गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था, और ये हमारे वाले तो छठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। ये तो अकबर की कब्र उखाड़ ले आए थे, दाह संस्कार कर दिया था उसका। इन लोगों से लड़ा नहीं जाता, बातचीत की जाती है, बातचीत करके इसको सलटा लीजिए। नहीं माने 2 महीने बाद माफ़ी मांग के वो कानून वापस लिए। घमंड की कोई सीमा नहीं थी उस वक्त। और उसमें भी एमएसपी लागू करने का वादा किया जो आज तक पूरा नहीं हुआ है, और वो इसलिए पूरा नहीं हुआ है चूँकि अडानी ने पानीपत में बहुत बड़े गोदाम बना के अनाज खरीद के डाल दिया है। अब सारा अनाज का व्यापार उसके हाथ में है, उसके कब्जे में है, जो दाम चाहेगा वो तय होगा। अगर एमएसपी लागू हो जाती तो ऐसा नहीं होता। तो कुल मिला के इनको किसानों से किसी से कोई मतलब नहीं है देश के बारे में। सारी चीज़ें बिक रही हैं, पोर्ट्स बिक रहे हैं, हवाई अड्डे। एक दिन मैं जब वहाँ था उसमें मेघालय में, तो मैं दिल्ली आ रहा था, मुझे गुवाहाटी से फ़्लाइट पकड़ना होती थी। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे जब मैं पहुंचा तो एक बहुत ही खुशनुमा छोटी सी बच्ची गुलदस्ता लिए खड़ी थी। तो मैंने कहा बेटे आप कौन है? कहने लगे मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। मैं कहा अडानी क्या मतलब? कहने लगे ये एयरपोर्ट हमको मिल गया। मैंने सर पकड़ लिया, भाई क्या कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? और आप हैरत करोगे, अगर पूरी फहरिस्त देखोगे तो कितनी देश की संपत्ति अडानी को ये ट्रांसफ़र करा चुके हैं। तो ये तो इनकी हालत है। इसके अलावा जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि देश पे कर्जा बढ़ रहा है, देश में बदइंतज़ामी है, किसानों की बहुत बुरी हालत है। इसमें ब्राज़ील में एक एरिया है जिसको सेरेडा बोलते हैं, उस एरिया में कुछ पैदा नहीं होता था, दूब भी पैदा नहीं होती थी। तो वहाँ के साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया इजाद किया जो अपने अंदर से नाइट्रोजन पैदा करता था, और वो पैदावार वाला एरिया बना दिया। और उसमें अब सोयाबीन सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में पैदा होती है उस सेरिडा की वजह से। हमारे यहाँ गेहूं की जो यहाँ नहीं वो हुई थी, उसकी बोरलॉग लाए थे वो उसका बीज अमेरिका से, और उस बीज की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, 2 साल का था, मैं अपनी खेती खुद करता था। 1 बीघे में 3 मन गेहूं निकलता था। जब ये नया बीज आया तो 1 महीने में 12 मन गेहूं निकलने लगा, और गांव में पहली बार करेंसी गई। उससे हम लोग कॉलेजों में पढ़ने के लिए गए। उसके बाद कोई खोज देश में मुझे बता दें कि कृषि क्षेत्र में किसी किस्म की कोई खोज हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। कोई इनको मतलब नहीं है, खेती बर्बाद हो जाए, कुछ हो जाए। अभी वो एक अग्निवीर ले आए हैं। अब मुझे आप बताइए कि
4 महीने की 4 साल की नौकरी के लिए कौन जान देगा। फौज इन्होंने तय किया, खेती खत्म करो, फौज खत्म करो, नौजवानों के जितने सपने हैं उन सबको खत्म करो, और ये सिस्टमेटिकली उसको करने जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा ये है कि देश के लोग इतने ताकतवर हैं कि वो इनको खत्म कर देंगे। मैं तो आश्वस्त हूँ कि महाराष्ट्र, जिसने सबसे ज़्यादा जन आंदोलन दिए हैं, महाराष्ट्र इनकी अंतिम कील होगी इनके कफन में और इनको ख़त्म कर देगा। और आपसे डरे हुए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव ये हरियाणा के साथ होना था, लेकिन ये आपके डर से नहीं हुआ, क्योंकि पता गारंटी थी उनको कि हारेंगे, लिहाजा वो नहीं किया। और जो जनरल बातें हैं, बेरोजगारी है, ये है, करप्शन है, इस सब पे कहाँ तक बोला जाए। और एजेंसी का मिसयूज, मैं जब कश्मीर में गया गवर्नर होके, तो शपथ लेने के 1 हफ्ते के अंदर 2 मामले मेरे सामने आए। उनमें एक में अडानी थे, एक में अंबानी थे, और एक और मामला था। और दोनों में मुझे, जब मैंने वो दोनों मामले देखा कि गलत हैं, रिजेक्ट किए, तो सेक्रेटरीज ने कहा साहब इनमें 150 करोड़ रुपया मिलने वाला है, अगर आप चाहें। मैंने कहा मैं 4 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँगा, मेरे रहते ये नहीं होंगे। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि इसमें अंबानी वाला है, ये तो इनके साथ गया था अंबानी जहाज़ में बैठ के विदेश। तो मैं दिल्ली आया, मैंने समय लिया और मैंने कहा साहब ये मामला था, अंबानी का था, गलत था, उसमें इंश्योरेंस का मामला था। इंश्योरेंस में एक आदमी को 8,500 रुपये साल देना पड़ता और बुजुर्गों को 20,000 रुपये देना पड़ता, जबकि दिल्ली में एक पैसा भी CGHS में नहीं देना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई ये तो गलत है। और उसमें जो हॉस्पिटल शॉर्टलिस्ट किए थे वो 3rd रेट हॉस्पिटल्स थे 5, तो मैंने उसे कैंसिल कर दिया। लेकिन मैं एहतियातन इनसे मिलने गया और मैंने कहा साहब ये ऐसा ऐसा था, एक इसमें अंबानी का केस है, और आपकी अगर दिलचस्पी हो तो मैं तो नहीं करूँगा, मुझे हटा के किसी और से आप करा लें। उन्होंने कहा नहीं, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और इसको अच्छा किया आपने। लेकिन इन्होंने गांठ बांध ली कि ओह ये मेरे आदमी के साथ इन्होंने ऐसा किया। उस दिन से इनका पूरा रवैया मेरे लिए बदल गया, और मेरे इतने तबादले किए जितने सरकारी कर्मचारी के भी नहीं होते हैं। 5 तबादले मेरे इन्होंने किए, और इतना तंग, मतलब फ़ोन उठा के खुद, हाँ भाई ये इंटरव्यू क्यों दे दिया आपने? मैं कहा साहब मैंने नहीं दिया। कहने आगे से मुझे कोई आपका कश्मीर के मामले में इंटरव्यू नहीं सुनना है, अगर होगा तो आपसे बात नहीं होगी। ऐसा व्यवहार उनका रहता था। फिर भी मैं निभा रहा था कि चलो ठीक है, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि इनके अंतिम दिन है, इनको ज़्यादा दुखी करना ठीक नहीं है। और वो होता भी है, जब आखिरी दिन आते हैं आदमी उसी तरह के एक्शन करने लगता है। एक मैं महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र में, और वो ये है कि आपके यहाँ से इतने बड़े बड़े लोग निकले हैं, इतने बड़े बड़े आंदोलन निकले हैं, और आज भी ये मेरे बराबर में बैठे हैं। ये जब बोलते हैं तो हम सुनते हैं कि भाई क्या बात करेंगे, कोई ना कोई लड़ाई छेड़ने की बात कर देते हैं, हमारा हौसला बढ़ जाता है। आज भी हमारा हौसला बढ़ गया आपके बीच में आके। तो महाराष्ट्र इस देश को दिशा देगा, ये मैं आश्वस्त हूँ, कोई इसमें वहम की बात नहीं है। और यहाँ शिवाजी महाराज की एक मूर्ति थी जो टूट गई थी, जिस पे माफ़ी मांगने आए थे। सारे देश में ये था कि भाई पहले तो ये बताओ कि ये टूटी क्यों, और माफ़ी मांगने से काम कैसे चलेगा। आप ये कहो कि हम जिम्मेवार हैं, छोड़ दो, इस्तीफ़ा दे दो, नहीं देंगे। इसी तरह से वो कोई दादर मिल में कुछ बनना था, उसमें कुछ नहीं बना। तो जो भी काम हैं करने के वो नहीं कर रहे हैं। और मेरी ये जानकारी है कि सरकार बिल्कुल पैरालाइज्ड है दिल्ली में। ये अब कहीं जाते भी नहीं हैं सिवाय विदेश जाने के, देश में भी कम जा रहे हैं।
और ये डरे हुए हैं, डरपोक बहुत हैं ये, मैं आपको बता दूं, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो इन्होंने बहुत तंग किया, मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, मुझे मकान नहीं दिया, जबकि मैंने 370 हटाने का जो मामला था वो मेरे दस्तखत से हुआ था जब मैं कश्मीर में था। और मुझे पाकिस्तान से भी थ्रेट थी, कश्मीर से भी थ्रेट थी, लेकिन मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, मुझे कोई मकान रहने के लिए नहीं दिया। और मेरा गांव में 250 साल पुराना मकान है जिसमें 2 कमरे मेरे हिस्से में हैं, 3 चौबारे हैं, वहाँ CBI भेज दी। वो लोग जब उसमें, वो जो कमरे हैं उनमें आज तक सूरज की किरण नहीं गई, इतने अंधेरे हैं। वो जब अंदर घुसे तो हमारे चचा के लड़के थे जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने कहा साहब इसमें भूत भी हैं। तो CBI वाले भाग आए फटाफट बोले कि चाय बनवा लो, हम तो ऐसे ही आए थे फर्ज अदायगी के लिए। मेरे एक साथी, ये राणा बैठे हैं यहाँ पे, इन सबों के टेलीफोन ले लिए, इन सबों के खिलाफ केसेस कर दिए हैं, मेरे खिलाफ केस कर रखा है, लेकिन इनको कुछ मिला नहीं है। बहुत बदले की भावना से काम करते हैं, बहुत डरपोक है। एक बार आपने देखा होगा कि ये पंजाब गए थे, तो पंजाब में एक पुल के ऊपर इनकी गाड़ी थी, पुल जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से किसानों का एक जुलूस गुजर रहा था, तो इनको 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। इन्होंने गाड़ी वापस कर, इस बीच इन्होंने पता करा जिस मीटिंग में जाना था, लोगों ने बताया जी उनमें 4-5 हज़ार लोग आए हैं, तो ये वापस हो गए। और एयरपोर्ट पे आके अफसरों से बोले कि भाई आज तो मैं बच के आया हूँ, आज तो मैं मारा जाता। कौन 500 रुपये का कारतूस आप पे खराब कर रहा है? कोई नहीं करेगा, आपको मारने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको मारना जो होगा वो वोट के जरिए होगा, वो लोग कर लेंगे, लेकिन आप पे कोई कारतूस खराब नहीं करेगा। लेकिन बहुत डरपोक हैं और रंजिश खोर बहुत हैं, बहुत तंग करते हैं जिसके खिलाफ होते हैं। मेरे साथ तो जो हुआ मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, मेरे सारे साथियों के टेलीफोन ले लिए, इन सबों पे मुकदमे दर्ज, और जम्मू में मुकदमे दर्ज कराएं ताकि इन्हें वहाँ जाना पड़े। और 2 साल हो गए, उसमें कोई प्रगति नहीं हुई मुकदमों में, लेकिन सिर्फ तंग करने के लिए। तो मैं तो इनसे आजिज़ आया हुआ हूँ, लेकिन मेरी आशा आप लोग हो। मैं आश्वस्त हूँ कि जिस दिन आपके हाथ में इनकी गर्दन आ जाएगी, उस दिन आप उसको पूरी तरह से मरोड़ दोगे और ख़त्म कर दोगे। मैं जीतेंगे, जीतेंगे। मैं नायक साहब से माफ़ी मांगता हूँ, मैं कोई ख़ास तरह की बात नहीं कर पाया हूँ और मेरे पास ज़्यादा कहने का है भी नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी जो हरियाणा में चुनाव हो रहा है, मैं होके आया हूँ, वहाँ 60 और 20 का अंतर है। 60 सीट कांग्रेस जीतेगी, 20 ये जीतेंगे। और उसी डर से आपका एक साथ होना था चुनाव, हरियाणा और महाराष्ट्र का, उसी डर से कि ये हार रहे हैं, इन्होंने आपका चुनाव मुलतवी कर दिया। लेकिन कभी तो करेंगे, जब करेंगे आपकी पकड़ में आ जाएंगे। और जब ये 4 सूबों में हारेंगे तो भागेंगे। फिर इनके वो 75 साल भी हो रहे हैं शायद, RSS भी इनकी आखिरी साल चल रहा है। हाँ, RSS भी इनकी तलाश में है। आप हैरत करोगे कि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं, वो ज़्यादातर वो इंटरमीडिएट के प्रिंसिपल होने के लायक भी नहीं हैं। सिर्फ RSS कनेक्शन की वजह से वो बनाए गए हैं। मैं जब जम्मू कश्मीर में था तो मेरे पास इनके जो संघ के इंचार्ज हैं वहाँ के, वो आए और उन्होंने कहा कि वो एक यूनिवर्सिटी आपने बनाई है लद्दाख में, उसमें ये एक पाधा करके नाम था कि ये जम्मू के हैं, इनको आप वाइस चांसलर लगा दें। मैंने कहा यूनिवर्सिटी जम्मू के लिए बनी है कि वहाँ के लिए बनी है? कि नहीं, बनी तो वहीं के लिए। मैं कहता हूँ वहीं का आदमी बनेगा। मैंने लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी एक रिटायर हुए थे, बहुत ऑनेस्ट आदमी, उनको लगाया। मेरी आके इन्होंने शिकायत की अमित शाह साहब से कि साहब हमारे कहने से एक वाइस चांसलर नहीं लगाया। तो मुझे पूछा अमित शाह ने क्या मामला है? मैं कहा साहब वाइस चांसलर लगवाते हैं ये लोग, इसके बाद उससे जितने अपॉइंटमेंट कराते हैं उनमें पैसे लेते हैं, चपरासी के अपॉइंटमेंट में भी पैसे लेते हैं। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने नष्ट कर दिया है।
मैं अपनी कलम से नहीं करूँगा। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि नहीं ठीक है, मैंने नहीं किया। तो इन्होंने पूरे सिस्टम को बहुत तरकीब से सड़ा के ख़राब कर दिया है और अगर आगे रहेंगे और ख़राब करेंगे। लेकिन मुझे फिर दोहरा रहा हूँ, मुझे आप लोगों पर बहुत उम्मीद है कि आप इनका इलाज कर देंगे और ये छोड़ भागेंगे। पुलवामा पे कह रहे हैं फारूक भाई कि पुलवामा पे लड़ाई का आपसे वचन लूँ, मुझे तो वचन लेने की ज़रूरत ही नहीं। मैं तो जानता हूँ जब ये आंदोलन खड़ा होगा आप एकदम खड़े हो जाएंगे, चूँकि आपके तो रग और रेशे में महाराष्ट्र के लोगों के संघर्षशीलता का मादा है और आप एक बार खड़ा करिए इस आंदोलन को, सब खड़े हो जाएंगे। और मेरे जो बराबर में हमारे सीनियर बैठे हैं, इनसे मुझे उम्मीद है कि ये इस आंदोलन की डोर पकड़ेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं ज़्यादा कोई बहुत अच्छी बातें मेरे पास नहीं थी, जो थी वो मैंने कह दी। मेरा हौसला बढ़ा हुआ है और वो इसलिए बढ़ा हुआ है कि मैं हरियाणा में होके आया हूँ। हरियाणा में दादरी एक कस्बा है, वहाँ मेरे मामा हैं, मैं पैदा वहीं पे हुआ था। चूँकि मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, वो जेल में थे, तो हमारी माताजी अपने घर चली गई, वहीं उनको डिलीवरी हुई, तो वहाँ मैं पैदा हुआ और फिर 6 साल का होने तक वहीं रहा हूँ। अभी मैं गया तो जिस तरह का वहाँ मैं माहौल देख रहा हूँ, लोगों ने कहा साहब इनको आ जाने दो आप, ये हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाएंगे, हम इनके मिनिस्टरों को घुसने नहीं दे रहे हैं, इनको हम कन्वेंस नहीं करने दे रहे हैं और इनको हरा के भेजेंगे। ये हाल है हरियाणा का। और बल्कि मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए पब्लिकली ये चीज़, ये जहाँ जहाँ पार्लियामेंट में हारे हैं उस एरिए को जोग्राफिकली आप देखिए। राजस्थान में जो हिस्से में हारे हैं, हरियाणा में हारे हैं, वेस्टर्न यूपी में हारे हैं, वो सारा इलाका किसानों का है। किसान आंदोलन की आंच से बचेंगे नहीं, उसमें भस्म हो जाएंगे। इन्होंने किसानों को बहुत तंग किया। 700 किसान उस आंदोलन में मरे और एक चिड़िया पे किसानों ने पत्थर नहीं फेंका। दुनिया में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। पहले उसको खालिस्तानियों का कहा, फिर क्या क्या कहा। जब वो कुछ बच्चे वहाँ चढ़ गए लाल किले पे तो इन्होंने कहा वो ये तो देशद्रोह हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा एक बात बताइए साहब, इन्होंने वहाँ तो झंडा नहीं टांगा जहाँ प्रधानमंत्री टांगते हैं, वहाँ तो झंडा टांगना प्रधानमंत्री का अधिकार है। इन्होंने एक कोने में कहीं झंडा लगा दिया तो ये देशद्रोह हो गया। इनका तो अधिकार है, सिख बच्चों का अधिकार है, चूंकि इनके गुरु की गर्दन लाल किले के दरवाजे पे काटी गई थी गुरु तेग बहादुर की। तो ये भी नहीं झंडा फहराएंगे तो कौन फहराएगा? तो फिर ये चुप हो गए। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के लोगों को डिफेंसिव पे लाते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उनको खराब करते हैं और उससे अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब की ये गलत फंसे हैं। अब की संजय जी और हमारे हाथ में आए हैं, हम इनका इलाज कर देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बस आप मजबूत रहें। उस वक्त एक तो आप ये हिंदू मुस्लिम के झगड़ा कराएंगे, अब इसमें मत पड़िएगा। ये दंगे कराएंगे, उसमें मत पड़िएगा। और एक आपसी भाईचारा आप रोज़ लड़ें, लेकिन चुनाव के दिन इकट्ठा होके भाईचारा मिला के और वोट करिए और इनको हरा के एक तरफ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।